फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है यह है ऑटोमन साम्राज्य के बारे में। इस साम्राज्य को आप उस्मान साम्राज्य भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह पूरा खेल जो है ये उस्मान राजा के द्वारा ही रचा था। होता कुछ ऐसा है कि 1281 में जब अर्तुगरुल के राजा का देहांत होता है तो उस्मान उस साम्राज्य को संभालता है जो विश्व का सबसे ज़्यादा दिन तक चलने वाला साम्राज्य था। यही एक ऐसा साम्राज्य है जो 600 साल तक स्थापित रहा, जिसने सभी धर्मों को एक साथ ले जाने का, एक साथ लाने का और समान अधिकार तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन समान अधिकार देने का काम किया। आपको ये जान के बहुत अचंभित होगा कि यह साम्राज्य जो था ये 600 वर्षों तक पूरी ताकत के साथ जुटा रहा और कभी भी इसका दायरा जो था वो कम नहीं हुआ। हाँ, 600 साल के बाद का जो समय था यानी 1922 के बाद इस साम्राज्य का विघटन हो गया, क्योंकि यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत कुछ इसमें घटनाएं हुई थी। 1922 के बाद यह साम्राज्य कमजोर इसलिए पड़ रहा था क्योंकि इसकी जो शासन प्रणाली थी वो बहुत घटिया हो चुकी थी। यह साम्राज्य शुरू होता है 1453 ईस्वी को, जब पहली बार उस्मान जो थे, जो वहाँ के शासक थे, उसने 3 देशों को एक साथ हरा दिया था। इस साम्राज्य के ऊपर बहुत सारी विविधताएं हैं, लेकिन यह साम्राज्य के सैन्य बल और इसके युद्ध करने की नीतियाँ इसको बहुत आगे बढ़ा रही थी। इस साम्राज्य का प्रसार एक महाद्वीप में नहीं था। यूरोप, एशिया और अफ्रीका में इसका बहुत बड़ा संगठन था और इन तीनों महाद्वीपों में फैलने के कारण यह साम्राज्य बहुत ताकतवर हुआ। कहा ऐसा जाता है कि इसमें जो शासक थे उन्हें अपने शौक पूरे करने के लिए बहुत ही अजीब अजीब काम किए थे। उदाहरण के लिए, जब उस्मान के पुत्र को आइसक्रीम की ज़रूरत थी या ठंडे पेय पदार्थ की ज़रूरत थी तो उस समय तो फ्रिज होता था नहीं, तो उसने 50 किलोमीटर दूर बर्फीले क्षेत्रों से गधों के द्वारा बर्फ को लाया और उसे ला करके अपने बेटों को ठंडे पदार्थ पिलाएं। इस तरह से बहुत शाही काम वहाँ होते थे, जिससे यह पता चलता है कि वह समय जो था वह पूरी तरह से ऑटोमन साम्राज्य का स्वर्ण युग था। इस साम्राज्य में बहुत व्यापार भी हुए थे। इस व्यापार में सबसे अधिक फायदा मोहम्मद द्वितीय द्वारा हुआ था, क्योंकि उन्होंने 1453 में कुस्तुनतुनिया को जीत लिया था। कुस्तुनतुनिया एक केंद्र था जो बहुत ही ताकतवर क्षेत्र के रूप में माना जाता है। इसकी दीवारों को दहाने के बाद सबसे पहले मोहम्मद ने अपने राष्ट्र को वहाँ पर स्थापित किया। इसके बाद उसने इस्तांबुल को अपना राजधानी बनाया और इस्तांबुल को राजधानी बनाने के बाद उसने पूरे यूरोप, एशिया और अफ्रीका के क्षेत्रों को अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले सुल्तान जो उसके पुत्र थे, उन्होंने बहुत ही रचित रूप से और बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय रूप से युद्ध किया। उसने गुप्त रूप से कई ऐसे गुफाएं बनाई, कई ऐसे जमीनी गुफा जो थी वो बनाई, जिसका युद्ध में वो बहुत प्रयोग करते थे। उनके पास एक ऐसी सेना थी जो रातों रात 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक चल सकती थी और इसके कारण उन्होंने अपने कई राज्य को स्थापित किया, कई क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मात्रा में मारकाट किया और वहाँ पर अपनी सेना को स्थापित किया। उसके बाद 1281 में जब उस्मान वहाँ के प्रधान बने थे तो उन्होंने ऐसे कई काम किए, जैसे कि उन्होंने कई राष्ट्रों को यह संदेश भेजा कि या तो आप हमारे साथ मिल जाओ या फिर हम ज़बरदस्ती आपको मिला लेंगे। यानी कि वो पहले एक ऑप्शन देते थे और अगर कोई राजा उसके ऑप्शन को मानता था तो ठीक है, और नहीं मानता था तो उसे ज़बरदस्ती अपने अंदर मिला लेते थे। इसके लिए वो बहुत ही गलत रवैया अपनाते थे। वो राजाओं को पिंजड़ों में भर के अपने हर पूरे शहर में घुमाते थे। जिस भी राजा के क्षेत्र को वो जीतता था उन राजाओं को वो पकड़ लेते थे और उन्हें पिंजड़े में बंद करके, याद रखिएगा, लोहे के पिंजड़े में बंद करके उसे पूरे राज्य में घुमाते थे और इस तरह बीच चौराहे में लाके उसे मार दिया करते थे। इसलिए बहुत सारे राजा जो थे वो ऑटोमन साम्राज्य के राजाओं से डरते थे। ऑटोमन साम्राज्य में कुल 48 राजा ऐसे थे जिन्होंने अपनी ताकत के बदौलत, अपनी क्रूरता के बदौलत पूरे राज्य में, पूरे बोल सकते हैं यूरोप, एशिया और अफ्रीका के क्षेत्र में दबदबा हासिल कर लिया था। ऑटोमन साम्राज्य यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला एक ऐसा देश था जिसने पुर्तगालियों को मजबूर कर दिया था नीचे झुकने के लिए। पुर्तगाली मजबूरन अधिक पैसे, अधिक कर दे करके वो अपना व्यापार भारत, चीन से करते थे, क्योंकि और कोई साधन था नहीं। और इसी कारण यूरोप से जो भी देश आते थे व्यापार करने के लिए उसे ऑटोमन साम्राज्य से होकर गुजरना पड़ता था। इस साम्राज्य का कुल क्षेत्रफल जो था 52 लाख था। 1683 में इस साम्राज्य में 52 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया था जिसमें यह शासन तंत्र चल रहा था।
लेकिन 1914 में ये मात्र 18 लाख हो गया, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य की बहुत सारी गलत नीतियां भी थी। उदाहरण के लिए, जब ऑटोमन साम्राज्य बहुत ज़्यादा मात्रा में पावरफुल बना तो इसने सबसे पहले अपने उन राजाओं को मारना शुरू कर दिया जो इसके निर्माण में बहुत सहायता किए थे। मतलब क्या कि राजा का जो, मान लीजिए एक राजा के 4 बेटे हैं, तो जो पहला बेटा जब शासक बनता था तो वो अपने तीनों भाइयों को मार देता था, और वो भी तुरंत, उसमें वो देरी नहीं करता था, क्योंकि उसे डर रहता था कि कहीं ये तीनों में से कोई उसके शासन को हथिया ना ले। और साथ ही साथ इसके जो वजीर होते थे वो हमेशा देश के लिए, अपने राजा के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुशासित होते थे। वजीर का काम होता था कि राज शासन को पूरी तरह कठोरता से चलाना, उसे पूरी तरह अच्छी तरह लागू करना। और इस तरह से इसके जो पहले वजीर थे वो थे अलाउद्दीन पाशा, और इसके अंतिम वजीर जो थे उनका नाम था अहमद पाशा। इन दोनों के बीच में जितने भी वजीर आए उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑटोमन साम्राज्य को बढ़ावा दिया। ऑटोमन साम्राज्य में 1.5 से 2 लाख ऐसी सेना होती थी जो मारकाट करने के लिए हमेशा तैयार होती थी। यहाँ की सेना अधिकतर घोड़ों का प्रयोग करती थी, क्योंकि यह जो क्षेत्र था ये बर्फीले क्षेत्रों में आता था, और कुछ क्षेत्र इसका जो था वह सूखे क्षेत्र में आता था। हमारे देश में जिस तरह अकबर की कथाएं बहुत विख्यात हैं, उसी तरह उस्मान जो थे राजा, उनकी भी कहानियां बहुत ज़्यादा विख्यात हैं। वो सभी धर्मों को एक साथ लेके चलते थे, लेकिन ये बस कहावत है, क्योंकि कहा जाता है ऐसा कि ऑटोमन साम्राज्य में बहुत लोगों को मुस्लिम धर्म में आने के लिए या फिर ईसाई धर्म को छोड़ने के लिए कई तरह के प्रलोभन दिए जाते थे, और कई लोग इसे मानते भी थे और कई लोग इसे नहीं मानते थे। लेकिन इस साम्राज्य में किसी पर दबाव नहीं डाला जाता था कि आपको इस्लाम धर्म कबूलना है। मतलब धर्म परिवर्तन होता था, लेकिन अगर कोई चाहता था तो उसका धर्म परिवर्तन होता था, वरना धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता था। इस साम्राज्य में सबसे अधिक मात्रा में ऐसे बोल सकते हैं कि व्यापार का उपयोग किया गया था जो बहुत अधिक मात्रा में सूती वस्त्र, जैसे सोना, उसके बाद आप पशुओं का बहुत अधिक व्यापार होता था। यह साम्राज्य पूरी तरह किलेबंदी वाला साम्राज्य था। इसमें जो महलें बनाई गई उन सभी महलों को पत्थरों द्वारा नक्काशी किया गया। इसके बाद यह साम्राज्य जो था वो लगभग 14 लाख किलोमीटर वर्ग में पूरी तरह किलेबंद रूप से तैयार थी। 52 लाख तो इसका पूरा वर्ग क्षेत्रफल था, लेकिन 14 लाख में इसकी सेना भरी हुई थी। हर समय यहाँ 1 लाख सेना जो थी वो अपने राजा को सुरक्षित रखने के लिए तैयार रहती थी। 15वीं और 16वीं शताब्दी में इस साम्राज्य का बहुत ज़्यादा फैलाव हुआ, और इसका फैलाव इतना हुआ कि इसने यूरोप, एशिया और अफ्रीका में अपने दबदबे को कायम कर दिया था। देखिए, कैप ऑफ गुड होप एक उपाधि होता है जिसे पुर्तगालियों ने इस साम्राज्य को दिया था, क्योंकि इस साम्राज्य का सबसे इम्पोर्टेंट काम था सुरक्षा, जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी था। आज वर्तमान में तुर्की जो है वह ऑटोमन साम्राज्य का मुख्य अंग रह चुका है। जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो इस साम्राज्य ने ऐसे देशों का साथ दिया जो यूरोप से जुड़े हुए थे, और इसी कारण इस साम्राज्य का विघटन हो गया। ऑटोमन साम्राज्य का विघटन का दूसरा मुख्य कारण ये था कि इसमें जो भी अन्य राजा बना, जो 1922 के बाद जो राजा शासक बना या जो शासन तंत्र को संभाला, वो पूरी तरह उतना ताकतवर नहीं था, क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। इसीलिए ऑटोमन साम्राज्य जो था डूब चुका था कर्ज के बदौलत, क्योंकि उसने इंग्लैंड और विश्व बैंक से बहुत ज़्यादा मात्रा में कर्ज ले लिया था। इंग्लैंड, जर्मनी से ज़्यादा कर्ज लेने के कारण यह धीरे धीरे बहुत ही नीचे चल जा चुका था, और इसलिए इसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। इसके बाद इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश सरकार जो थी इस पर अपना आधिपत्य जमाने का बहुत प्रयास किया, और अंततः ऑटोमन साम्राज्य को 7 भागों में तोड़ दिया, जिसमें तुर्की को एक मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया। बाकी 6 राष्ट्र जो थे वो यूरोप संघ के क्षेत्र में शामिल हो गए। यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा उस्मानी तुर्की या अरबी भाषा है, ठीक है। और यहाँ के जो प्रथम सुल्तान थे उसका नाम आपको मैंने बता दिया, उस्मान तुर्की। इनका पूरा नाम था उस्मान तुर्की, और तुर्की के नाम पे ही वो देश का नाम आज तुर्की पड़ा हुआ है, जहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य का मुख्य, या फिर इसे आप मोहम्मद 6 भी बोल सकते हैं, जो अंतिम राजा थे जो 1922 में इसमें शासन कर रहे थे। देखिए, वजीर जो होते थे वो इसके मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष होते थे, क्योंकि इनके द्वारा ही क्या होता था, ऑटोमन साम्राज्य के सभी क्षेत्रों पे नियंत्रण रखा जाता था। लेकिन वजीरों को धीरे धीरे जो था मारा गया, और उन्हें प्रलोभन दे करके इस साम्राज्य को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था।
इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि किस तरह ऑटोमन साम्राज्य का विकास हुआ था, किस तरह ऑटोमन साम्राज्य जो था एक समय का सबसे फलता फूलता खुशहाल साम्राज्य था और किस तरह इसका अंत हुआ। आशा करते हैं कि ऑटोमन साम्राज्य से जुड़े जितने भी पॉइंट्स होंगे आपको सभी अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।